आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत की बुक का पहला चैप्टर विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करेंगे फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स और कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास में हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही आता है कि हम इसमें जैसे पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे इंडिया आती है, क्या उनका पूरा रहता है, कैसे वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया कैसे आए थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया ट्रेडर्स के रूप में आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, 1600 में आए थे एंड उनके पास में चार्टर बाय द क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे वो ट्रेड करते हैं, व्यापार में यहाँ पे लगे हुए थे। सिर्फ ऐसा शायद उनका इरादा रहा भी नहीं होगा। बट उसके बाद में 1765 में हमें पता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद में जो थी उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1765 में उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी मीन्स रेवेन्यू राइट्स, मतलब वो अब टैक्स हो गया ये कलेक्ट कर पाते थे। ठीक है, कलेक्ट कर सकते थे, तो इसको हम बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ के मिले थे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स थे उनको मिल गए थे। 1857 में हमें पता है स्पॉय म्यूटिनी होती है, जिसे हम क्रांति बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, वो होता है। तो इसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन है उनके पास में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। और उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, पहले कंपनी रूल किया करती थी, तो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी। बट उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और ये रूल जो है वो 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाते हैं 46 में। एक क्वेश्चन रहेगा ये आप सबके लिए दैट 26 जनवरी 1950 इस दिन पर क्या हुआ था। ये आप लोग बताओगे कि 26 ऑफ जनवरी 1950 इस दिन पर क्या हुआ था। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा है कि हम दो टाइप्स में या दो काल में, या हम बोल सकते हैं दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक में हम कंपनी रूल को स्टडी करते हैं, दूसरे में हम क्राउन रूल को स्टडी करते हैं। तो कंपनी रूल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी रूल यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी, ये वाला टाइम पीरियड रहता है 1773 टू 1858। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी को यहाँ तक कवर करने वाले हैं। उसके बाद विल स्टडी अबाउट द क्राउन रूल, जिसमें क्राउन मीन्स रानी के पास में पूरा रूल चला जाता है। ब्रिटेन से फिर इंडिया में रूल होना स्टार्ट हो जाता है 1858 टू 1947 आफ्टर द प्योर म्यूटिनी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द 1773 के एक्ट के साथ में कंपनी रूल। तो हम कंपनी रूल के साथ में स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी एक्ट्स आते हैं वो 1773 से 1858 तक के आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग से क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रेगुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर किसको रेगुलेट करा जा रहा था, कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा था। तो ये एक्ट ही इसलिए आया था ताकि जो कंपनी है उनके अफेयर्स को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला चेंज या सबसे पहली चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और उनके साथ में काम करने के लिए, उनसे असिस्ट करने के लिए उनको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। एज जैसे हम आज देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ में मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मान के चलो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और ये 4 थे उनके साथ में जो उनको असिस्ट करते थे। पहले कौन बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे पहले। ठीक है, क्या गवर्नर जनरल। ओके, इतना याद रख लेना है। उसके बाद में सेकंड चीज़ है कि जो बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको सबॉर्डिनेट करवा दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ में। ठीक है, पहले क्या होता था, इन सबके अपने अपने गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल नहीं होते थे, सॉरी गवर्नर्स होते थे अपने अपने तीनों प्रेसिडेंसी के अलग। बट इसके बाद में अब जैसे बंगाल है, बंगाल जो था एक प्रांत बोल लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कैसे था इम्पोर्टेंट ये, तो बंगाल है, हमें बंगाल की लोकेशन पता है मैप पे कि बंगाल कहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ वाली साइड पे बंगाल पड़ता था। तो यहाँ पर जो बंगाल था सी रूट के पास में था, मतलब यहाँ पर कोस्टल एरिया था, तो यहाँ से व्यापार बहुत अच्छा हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर पानी की उपलब्धि थी, इस वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत फर्टाइल लैंड भी था। ठीक है, तो इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट हो गया था कंपनी के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर इसको सबॉर्डिनेट कर दिया दोनों को।
सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करा जाता है 1774 में कैलकाटा में। एंड कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट किया गया कि आप जो है गिफ्ट्स नहीं ले सकते हो, एस गिफ्ट्स नहीं ले सकते हो, ब्राइब्स नहीं ले सकते हो, और कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, एक बॉडी, उसको बोला गया कि ये सारे जो रेवेन्यू एंड सिविल या मिलिट्री अफेयर्स रहेंगे कंपनी के इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्ट हो गया। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अमेंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है उसमें हमें कुछ बदलाव करना है, तो ऐसा ही जो ये 1773 का एक्ट था, इसमें कुछ बदलाव करने के उद्देश्य से इसको भेजा गया था। स्पेशली जो एक्ट था, यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट को मेंशन भी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में ही ये, उसमें ही थोड़े चेंजेस या उससे रिलेटेड एक्ट था। तो इसमें क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है और गवर्नर जनरल है वो, और जो कंपनी के सर्वेंट है उनको, उन सभी को उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी पर किए गए कामों को उनकी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर रखा जाएगा। और इसमें एक्सक्लूड करा गया इसको कि रेवेन्यू मैटर्स जो होंगे उसको भी इससे बाहर रखा गया। हिंदूज जो है उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करा जाएगा, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग। एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स, अभी हमारे पास में यह होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मानो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ से कोई मैटर आगे गया हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से मैटर आगे गया सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है, ऐसा होता है। बट इन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनकी जो अपील है से बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगी। दूसरा बोला कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो फ्रेम करेगी रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, ठीक है। तो इस एक्ट में हम देखते हैं मेनली सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड था, उसका दायरा निश्चित करा गया था, ठीक है। अब आता है थर्ड एक्ट विच इज़ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें हम डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी है, हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि वो ट्रेडर्स की तरह ही थे, यानी वो ट्रेड तो कर रहे होंगे तो उनके कुछ कमर्शियल फंक्शंस थे, तो उन कमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की एक बॉडी बनाई गई। वहीं पर पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बॉडी को बनाया गया। दूसरा है कि पहली बार यहाँ पर ब्रिटिश पोजेशन वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश पोजेशन वर्ड कौन से एक्ट में यूज़ हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इनको बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कंट्रोल रखेगी कंपनी के सारे अफेयर्स के ऊपर में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में उनका है उसके ऊपर में, ठीक है। इसके बाद में आता है एक्ट ऑफ 1786। ये जो था मेनली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ये गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, तो इनकी कुछ डिमांड्स थी। जैसे इन्होंने बोला कि एक ओवरराइड करने की मुझे पावर चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कमांडर इन चीफ के लिए, तो वो सारी डिमांड्स को इसमें पूरा किया गया था, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है चार्टर एक्ट। यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। ये एक्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो बहुत बड़ा फीचर या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे एक्ट जो है जिस कारण से बना है। तो इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको पावरफुल बनाया गया था। सबसे पहले ओवर रिडन पावर, जो ऊपर यहाँ पर हमने देखा था, ओवर रिडन पावर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड करी थी, अब इस पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। एंड बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर जो कंट्रोल है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ट्रेड मोनोपोली को इंक्रीज़ करा गया फॉर 20 ईयर्स। एंड मेंबर्स जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, प्लस जो भी स्टाफ था उनका, उनको बोला गया कि इनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अनलेस उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ तक हमने कौन कौन से एक्ट किए हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 पिट्स इंडिया एक्ट, अमेंडिंग एक्ट। मेनली हम देखें तो हमने करा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ, मान के चलो, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, फिर एक्ट ऑफ 1786 नॉट मच इम्पॉर्टेंट, उसके बाद चार्टर एक्ट है। अब स्टार्ट होता है चार्टर एक्ट का सिलसिला, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके 20 ईयर्स हमने बोला कि ट्रेड मोनोपोली 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ करी। अब 20 ईयर्स बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें ट्रेड मोनोपोली जो थी, अब क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा वो ट्रेड कर रही थी, ठीक है, इंडिया में ट्रेड कर रही थी। तो इनका क्या होता था कि इनके ट्रेड के कारण ये सस्ता माल ले जाते थे ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में सस्ता माल ले जाती है, वहाँ पर जो वहाँ का अपना माल उगाया जाता था, अपना होता था जो भी सामान, वो थोड़ा, मान लो वो अगर 100 रुपीज़ में बिक रहा है, तो यहाँ से जो कंपनी ट्रेड करके ले जाती थी ना वहाँ पे माल, वो इससे सस्ता बेचती थी, इस कारण से वहाँ के जो
लोग थे उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे, भाई क्यों सिर्फ कंपनी, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सब कुछ दिया है, बाकी भी तो मर्चेंट्स हैं, बाकी भी तो ट्रेडर्स हैं, तो हमें भी व्यापार करना है। तो इसलिए जो ट्रेड मोनोपोली है उसको बॉयलिश कर दिया जाता है कंपनी की। और बट जो कंटिन्यू रहता है दैट वाज टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इसकी मोनोपोली को छोड़कर बाकी जो मोनोपोली थी बॉयलिश कर दिया, यानी बाकी के मर्चेंट्स भी अब आए और उन्होंने अपना ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट करा। ठीक है, कंपनी की टेरिटरीज जो है उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी दे दी गई। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको बोला कि ठीक है आप लोग आइए यहाँ पर अपना जो क्रिश्चियनिटी है उसको प्रोपोगेट कीजिए, ठीक है, लोगों को इनलाइटेंड कीजिए। एंड वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करा गया। एंड लोकल गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हो लोगों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद 20 साल, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट में सबसे पहली चीज़ क्या करी गई इसमें कि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल जो 1773 के एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल से बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था। उसके बाद इस एक्ट में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, एक और प्रमोशन मिली। ठीक है, प्रमोशन मिल गई तो कौन बने, विलियम बेंटिक बने। उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। अब पहले क्या होता था, जो लॉज बनते थे ना उनको रेगुलेशन बोला जाता था, बट अब से जो लॉज बनते हैं उनको एक्ट्स बोला जाने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सब पूरे की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और एक ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए उसको इंट्रोड्यूस करने की सोची गई, पूरा प्लानिंग किया गया, बट ये चीज़ जो है वो फेल रहती है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 विच वाज द लास्ट चार्टर। इसमें क्या किया गया, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया गया, सेपरेट करा गया। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन 6 मेंबर इसमें ऐड किए गए। ठीक है, 6 मेंबर्स डाले गए। एंड जो ये गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओपन कंपटीशन करा गया सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि पहले हमने बात करी थी इससे ऊपर वाले एक्ट में कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात चली थी बट वो फेल रहा था। तो यहाँ पर जो है ओपन कंपटीशन आया सिविल सर्वेंट के लिए। हमने सुना है या हम पढ़ते हैं कि जो लॉर्ड मैकॉले हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। दैट्स द रीज़न कि मैकॉले कमेटी जो 1854 में बनाई जाती है इस पर्पज़ के लिए। और कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया बट कोई टाइम जो है वो नहीं बताया गया। इससे पहले ही पता लग रहा था कि इंडिकेशन था टर्मिनेशन के लिए कि कंपनी जो है उसको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें हमने देखा था 6 मेंबर्स थे। उन 6 में से जो 4 मेंबर्स थे वो अपॉइंट करे गए थे लोकल गवर्नमेंट के मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, आगरा के साथ में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कंपनी रूल जो है वो फिनिश हो जाता है। आफ्टर 1853 1857 का हमें रिवॉल्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद में 1858 में हमारे पास एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आ जाता है, जिसमें हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने कंपनी रूल को देखा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में रूल करती है, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ ना देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट देखा। इसके मेन प्रोविजंस जो थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी उनको सबॉर्डिनेट कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बना। फिर सुप्रीम कोर्ट की अगले एक्ट में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी पावर या उनके जुरिस्डिक्शन को कैसे तय किया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते तो कुछ डिमांड्स देते हैं जिनको एक्सटेंड करा जाता है 93 में। ठीक है, गवर्नर जनरल की पावर्स के बारे में है। तो चार्टर एक्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। हर 20 साल के बाद में एक चार्टर आता है। तो ये वाले चार्टर में गवर्नर जनरल से रिलेटेड था। 1813 का जो चार्टर था वो मोनोपोली से रिलेटेड था। ठीक है, एंड उसके बाद जो 33 में चार्टर आता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली चीज़ भी आ गई थी। और लास्ट चार्टर जो आता है उसमें क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग किया गया था। एंड लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें 6 में से 4 मेंबर जो थे वो इंडियंस डाले गए थे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में थोड़ा भी कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके जो भी अभी तक के हमारे पास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से PYQs आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं उनको ऐड करूँगी, आई विल ऐड, एंड इसका रिविजन भी हम साथ साथ कर लेंगे। कोई सुधार के लिए हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इसका रिविज़न कीजिए। मैंने इसमें
लक्ष्मीकांत से ही पूरे नोट्स बनाए एंड अच्छी चीज़ों का ऐड किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।